गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री राम पीजी कॉलेज की जूलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई। ये टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं वुचेरिया को। सबसे पहले हम करेंगे इसका क्लासिफिकेशन। हिंदी में इसे कहते हैं वर्गीकरण। फाइलम निमेटोडा, क्लास फैस्मीडिया, ऑर्डर फाइलेरॉइडिया, जीनस वुचेरिया और स्पीशीज ब्रैंकोफ्टाई। तो इसे कॉमन लैंग्वेज में सूत्राबक्रमी या फाइलेरियल वर्म कहा जाता है। सूत्र यानी कि एक लंबे सारे धागे के समान इसकी संरचना होती है, इसी वजह से इसको फाइलेरियल वर्म कहा जाता है। और इसके द्वारा मनुष्य में एक रोग उत्पन्न किया जाता है जिसको फाइलेरियसिस या फिर हाथी पांव एलिफेंटेसिस रोग कहा जाता है। तो उस रोग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले करते हैं इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, भौगोलिक वितरण। तो ये ध्रुवीय प्रदेशों को छोड़कर दूर दूर तक फैला पाया जाता है। यह अरब, भारत, मलाया, चीन, कोरिया, जापान, पूर्वी द्वीप समूह, ब्राज़ील और दक्षिणी पैसिफिक द्वीप समूह में पाया जाता है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका में इसका लगभग अभाव है, यानी कि इन स्थानों पर ये नहीं पाया जाता। अब करते हैं इसका हैबिट्स एंड हैबिटेट। ये क्या चीज़ होती है? स्वभाव और आवास। तो वुचेरिया मानव रुधिर और लसिका का हानिकारक परजीवी है। परजीवी क्या होते हैं? जो किसी दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, डिपेंड होते हैं। कहाँ पाया जाता है? ह्यूमन के ब्लड के अंदर और लसिका। यह द्विपरपोषित डाइजेनेटिक परजीवी है जो अपना जीवन व्रत 2 परपोषियों में पूरा करता है। मनुष्य इसका प्रमुख परपोषी है जिसमें वयस्ककृमि रहते हैं। मध्यस्थ परपोषी रुधिर चूसने वाले मादा मच्छर होता है। वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई का मध्यस्थ परपोषी भारत और चीन में क्यूलेक्स ये मच्छर हैं और पैसिफिक द्वीप समूहों में फिजी तथा न्यू कैलेडोनिया को छोड़कर एनाफिलीज पाया जाता है। तो ये क्या है कि मच्छरों की अलग अलग जातियां हैं। वयस्ककृमि मनुष्य की लसिका ग्रंथियों और वाहिनियों में कुंडलित रहते हैं और लसिका के परिवहन में अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है? एक तो लसिका में और सेकंड मानव के ब्लड के अंदर। प्राथमिक परपोषी या मुख्य परपोषी कौन है? मनुष्य है। और जो मध्यस्थ परपोषी है वो है मच्छर। अब देखिए इसकी मॉर्फोलॉजी या आकार की। तो ये कैसा है? सूत्र के रूप में, यानी कि एक लंबे सारे धागे के समान दिखाई देता है। तो इमेज के अंदर देख लीजिए, एक लंबा सारा आपको वर्म या कृमि दिखाई देगा। ये क्या है? वुचेरिया है। तो वयस्ककृमि तंतु रूप बेलनाकार होते हैं। तंतु रूप समझते हैं? जैसे एक धागे के समान। और इनके शरीर के दोनों सिरे मुथरे हुए होते हैं। इसका रंग क्रीमाब श्वेत होता है, यानी कि क्रीमी कलर का और वाइटिश। और नर और मादा अलग अलग होते हैं और उनमें लैंगिक द्विरूपता दिखाई देती है, यानी कि उनको बाहर से देखकर अपने पता लगा सकते हैं कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है। फीमेल कृमि की लंबाई 65 से 100 मिलीमीटर और व्यास 0.25 मिलीमीटर, जबकि जो नर होता है या मेल उसकी लंबाई
40 मिलीमीटर और व्यास 0.1 मिलीमीटर होता है, यानी कि फीमेल का साइज बड़ा होगा और मेल का साइज छोटा होगा। मुख सामान्य और ओष्ठविहीन, लिपलेस, यानी कि उनके लिप्स नहीं पाए जाते। ग्रसनी या ग्रसिका को 2 भागों में बांटा जा सकता है और आगे का भाग पेशीय और पीछे का ग्रंथीय होता है। ग्रसिका बल्ब का अभाव होता है। अन्य निमेटोड जंतुओं की भांति इसकी आंतर भी सामान्य ही होती है। मेल कृमि का पश्च सिरा नीचे की ओर वक्रित होता है और इसी भाग में अनेक जनिक पैपिला, पुच्छ, पक्षक, कॉडल एली और 2 असमान मैथुन कंटक पाए जाते हैं। कहाँ? नीचे वाले सिरे पर। और फीमेल का जनिक छिद्र ग्रसनी प्रदेश में अधर तल पर होता है और इसमें एक पायरिफॉर्म नाक रूपी इजेक्टर या अंडशेपक ओविजेक्टर होता है। तो ये हो गए मेल और फीमेल की स्ट्रक्चर के बारे में। अब आते हैं इसका लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। तो ये कैसे एक प्रपोशी से दूसरे में कैसे जाता है और कैसे डिजीज़ कॉज करता है, उसके बारे में हमें स्टडी करनी है। तो जीवन चक्र या लाइफ साइकिल, सबसे पहले करते हैं कॉप्यूलेशन। कॉप्यूलेशन होता है मैथुन। तो जब एक ही लसिका ग्रंथि में नर और मादा दोनों कृमि होते हैं तो उसमें कॉप्यूलेशन होता है, मेटिंग होती है। नेक्स्ट, लार्वल डेवलपमेंट इन मैन, यानी मनुष्य में लार्वा का विकास। तो मादा या फीमेल जरायुज विविपैरस, संभवतः अंड जरायुज ओवोविविपैरस होती है और असंख्य किशोरों को जन्म देती है। तो जरायुज वही होते हैं जिनके अंदर एग्स नहीं बनते बल्कि उनसे सीधे ही बेबी को फॉर्मेशन कर दी जाती है। और इन्हें माइक्रोफाइलेरियाई कहते हैं, यानी कि उनके छोटे छोटे बच्चों को माइक्रोफाइलेरियाई कहते हैं। ये अति अपरिपक्व अवस्था में होते हैं और वास्तव में ये किशोर न होकर भ्रूण ही होते हैं। ये सूक्ष्मदर्शीय माइक्रोस्कोपिक, लगभग 0.2 से 0.3 मिलीमीटर लंबे और कोमल क्यूटिकल आवरण में बंद होते हैं। इनमें वयस्क की संरचनाओं के अवशेष भी होते हैं। इन माइक्रोफाइलेरियाई की शारीरिक संरचना में चपटी अधिचरम कोशिकाओं का एक सतही आवरण और अंदर की ओर केंद्रक युक्त कोशिका द्रव्य का एक स्तंभ होता है। अगले सिरे से पीछे की ओर क्रमशः मुख या मुख शुकिका, जिसको बोलते हैं ओरल स्टाइलेट, तंत्रिका वलय पट्टी, नर्व रिंग बैंड, वृक्क छिद्र, नेफ्रिडियोपोर, रेनिट कोशिका, गहरा रंगीन आंतरिक पिंड, इनर मास, 4 बड़ी कोशिकाएं और भावी एनस या गुदा आदि की संरचनाएं होती हैं। भावी का मतलब होता है जो बनेगी फ्यूचर में, अपकमिंग। लसिका वाहिनियों में मुक्त हुए माइक्रोफाइलेरियाई शीघ्र ही रुधिर वाहिनियों में प्रवेश कर जाते हैं। लसिका में मुक्त हुए थे, अब वो रुधिर वाहिनियों में चले गए और सक्रिय गति करते हुए रुधिर के साथ परिभ्रमण करते हैं। परिभ्रमण का क्या मतलब होता है? घूमना। अंत में वे वक्षस्थल की गहरी रुधिर वाहिनियों में प्रवास कर जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं। परंतु जब तक मध्यस्थ प्रपोशी मच्छर द्वारा रुधिर के साथ चूस नहीं लिए जाते तब तक उनमें आगे परिवर्धन नहीं होता। तो वो माइक्रोफाइलेरियाई की फॉर्म के अंदर ही रहते हैं, मनुष्य के ब्लड के अंदर। मानव के रुधिर में माइक्रोफाइलेरियाई दिन और रात में क्रमिक आवर्तिता प्रदर्शित करते हैं, जिसे दिवाताल कहा जाता है। दिन के समय ये बड़ी और गहराई में स्थित रुधिर वाहिनियों में रहते हैं और रात को या सो जाने पर ये त्वचा के निकट की वाहिनियों में आ जाते हैं, जिससे इन्हें रात्रिचर, क्यूलेक्स, एडिस या एनाफिलीज मच्छर, ये मच्छर के अलग अलग नाम हैं, वैज्ञानिक नाम,
रुधिर के साथ आसानी से चूस लें। देखिए दिन के समय तो वो गहरी वाहिनियों में चले गए, लेकिन रात के टाइम वो शरीर की जो बाहरी वाहिनियाँ होती हैं वहाँ आ जाते हैं, और जब मच्छर क्या होता है, बाइट करता है ह्यूमन को, मनुष्य को, तो वो मच्छर के अंदर चले जाते हैं ये लार्वा। ये मच्छर मध्यस्थ परपोषी की तरह कार्य करते हैं। जिन स्थानों में मच्छर दिन के समय विचरण करते हैं वहाँ पर इन्हें क्रमिक आवर्तिता भी पलट जाती है, यानी कि वो दिन के समय बाहर वाली वाहिनियों में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मच्छर दिन के टाइम बाइट करेंगे। यदि संक्रमित मनुष्य के रुधिर के साथ इन्हें मध्यस्थ परपोषी द्वारा चूसा नहीं जाता तो अंत में रुधिर के अंदर ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आगे के डेवलपमेंट के लिए इनका मच्छर के द्वारा शक करना इनको ज़रूरी होता है, नहीं तो ये ह्यूमन के अंदर ही मर जाते हैं, मनुष्य के अंदर ही मर जाते हैं। थर्ड स्टेप, डेवलपमेंट इन मॉस्किटो। मच्छर के अंदर क्या होता है, परिवर्तन कैसे होता है? तो मच्छर के अंदर अमाशय में पहुंचकर माइक्रोफाइलारी बाहरी आवरण को त्याग कर अमाशय भित्ति में प्रवेश करके वक्षस्थलीय मांसपेशियों अथवा जो पेशी न्यास होता है, पक्ष पेशी न्यास में प्रवास कर जाते हैं और इसमें कायांतरण होकर वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो कहाँ गए मच्छर से? मच्छर के स्टमक में, और वहाँ से क्या होता है कि अपना बाहरी आवरण त्याग देंगे और अमाशय की भित्ति में प्रवेश कर जाते हैं और आगे का परिवर्तन वहाँ की पेशियों में करते हैं। इन पेशियों में ये पहले स्थूल सॉसेज आकृति में बदलते हैं, फिर एक लंबा आकार धारण कर लेते हैं और अंत में तृतीय संक्रमणकारी अवस्था के पतले दुबले किशोर में परिवर्तित हो जाते हैं। अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं बार बार। माइक्रोफाइलेरियाई लगभग 10 दिन में 2 बार निर्मोचन करके तृतीय अवस्था के लार्वा बना लेते हैं और इनकी लंबाई 1.5 मिलीमीटर हो जाती है। अब ये संक्रमणकारी लार्वा मच्छर के लेबियम शुंड में प्रवास कर जाते हैं। लेबियम और शुंड क्या चीज़ है? माउथ पार्ट्स, तो उसके माउथ के पार्ट्स हैं मच्छर के। इन्फेक्शन ऑफ न्यू ह्यूमन होस्ट, नए मानव परपोषी का संक्रमण। जब यह मच्छर किसी स्वस्थ मानव परपोषी की त्वचा में अपने शुंड से भेदता है, शुंड क्या होता है? प्रोबोसिस, जो मच्छर के माउथ के अंदर लगा होता है पार्ट, तो उससे जब वो किसी के त्वचा में अटैक करता है तो संक्रमणकारी लार्वा उसके लेबियम से निकल जाते हैं और मनुष्य की त्वचा पर आ जाते हैं। त्वचा के ऊपर से ये मच्छर द्वारा बनाए गए घाव में प्रवेश कर जाते हैं और मनुष्य के रुधिर में पहुंच जाते हैं। तो स्किन से कहाँ चले गए? आगे ब्लड के अंदर। नए मानव परपोषी में किशोर रुधिर से लसिका ग्रंथियों और लसिका वाहिनियों में चले जाते हैं। तो ब्लड से चले गए आगे लसिका ग्रंथियों में या वाहिनियों में, वहाँ पहुंचकर ये कुंडलित हो जाते हैं और आगे का परिवर्तन करके वयस्क बन जाते हैं और वयस्क मैथुन करते हैं और फिर से मादा कृमि छोटे छोटे माइक्रोफाइलेरियाई को उत्पन्न करने लग जाते हैं। तो ये साइकिल बार बार चलता रहता है। अब देख लीजिए ये साइकिल। देखिए कोई मॉस्किटो है, वो क्या करता है? किसी व्यक्ति को बाइट करेगा। मॉस्किटो के मुंह के अंदर क्या थे? लार्वा थे। लार्वा स्किन में एंटर करके, ऐसा ही था। ये देखिए फर्स्ट स्टेप में ये मॉस्किटो बाइट करता है और लार्वा कहाँ चले गए? बॉडी के अंदर। ये देखिए बॉडी के अंदर एंटर कर गए। अब देखिए ह्यूमन के अंदर क्या होता है? एडल्ट मेल और फीमेल है। ये मेल है, ये मेल है और ये फीमेल है। इन दोनों के बीच में आपस में क्या हुआ? कॉपुलेशन, और वो क्या बना लेंगे? एडल्ट्स प्रोड्यूस शीटेड माइक्रोफाइलेरीज। तो ये वो माइक्रोफाइलेरी की फॉर्मेशन कर ली। इसके ऊपर क्या है? शीट यानी कि आवरण लगा हुआ है।
ये देखिए, उसके बाद क्या होता है, ह्यूमन के अंदर वो लार्वा बन गए। फिर इस लार्वा को क्या होता है, यहाँ पर लार्वा बनी हुई है। फिर ये जो लार्वा है वो मच्छर के द्वारा ही, मच्छर जब फिर से मनुष्य को काटेगा, अब ये मनुष्य क्या है, इन्फेक्टेड है यानी कि संक्रमित है, इसको काटेगा तो मच्छर के अंदर क्या चले जाते हैं, लार्वा मच्छर में चले गए, ये रहा मच्छर। नेक्स्ट क्या होता है, माइक्रोफाइलेरी वो अपना कवर उतार देते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं, मॉस्किटो की मिडगट में, मध्य हारनाल में, और उसके बाद थोरेसिक मसल्स में चले जाते हैं। फिर क्या हुआ, लार्वा ये रहा, फर्स्ट लार्वा बनेगा, फिर इस तरह से वो 3 बार निर्मोचन करता है और इस तरह का लार्वा बन गया। फिर वो माइग्रेट टू हेड एंड मॉस्किटोस प्रोबोसिस, फिर वो मच्छर के सिर की तरफ चला जाएगा और माउथ पार्ट्स के प्रोबोसिस में आ जाता है। कौन आ जाता है, यही लार्वा। फिर क्या हुआ, ये लार्वा जब ये मच्छर किसी स्वस्थ मनुष्य को काटेगा तो इसके अंदर फिर से एंटर हो जाएगा। तो ये सारा लाइफ साइकिल चलता रहता है और इसी के टाइम वो स्वस्थ मनुष्य को इन्फेक्ट कर देता है। तो इस स्टेप में देखिए, ये मनुष्य पहले स्वस्थ था, इन्फेक्टेड, मच्छर ने काटा, ये स्टेजेस मनुष्य के अंदर हुई, मेल फीमेल क्या हुआ, कॉपुलेशन करते हैं, लार्वा बनाते हैं, लार्वा मनुष्य के अंदर ही बना, फिर इस लार्वा को ये मच्छर खा लेगा, चूस लेगा, और यहाँ से फिर ये लार्वा के जो डेवलपमेंट होगी मच्छर के अंदर होती हैं, 3 स्टेजेस बनती हैं। तो थर्ड लार्वा मच्छर के फिर से माउथ में चले जाते हैं और जब वो स्वस्थ मनुष्य को बाइट करता है तो फिर से उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। तो ये सारा लाइफ साइकिल चलता रहता है। अब आ जाते हैं, इससे जो डिजीज़ होती है, रोग होता है, उसको बोलते हैं फाइलेरियासिस या एलिफेंटेसिस, हिंदी में बोलते हैं हाथी पांव रोग। तो जो सूत्रकृमि हैं वो मानव के लसिका तंत्र में रहते हैं और ये लसिका वाहिनियों को अवरुद्ध करके लसिका के प्रवाह को बंद कर देते हैं। इसी कारण एक गंभीर परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी एक रोग हो जाता है और उस रोग का नाम है एलिफेंटिएसिस। इसमें पैर या शरीर के अन्य भागों का जो परिमाण है वो अत्यंत बड़ा हो जाता है, यानी कि हाथ या पैर का साइज बड़ा हो जाता है। इसके फर्स्ट पॉइंट आता है डायग्नोसिस, निदान। तो इन जंतुओं या एनिमल का निदान का मतलब है पहचान करना। अभिरंजन स्टेनिंग के बाद माइक्रोफाइलेरियाई का अध्ययन करके होता है। अलग अलग जातियों के माइक्रोफाइलेरी को उनकी विशेष आकृति और आकारिकी लक्षणों के अनुसार पहचाना जा सकता है। तो अलग अलग जातियों की अपनी फीचर्स होते हैं, उन्हीं फीचर्स के आधार पर इसको पहचाना जाता है कि कौन सा जो कृमि है वो किस जाति से संबंधित है। फिर आती है रोग जनन पैथोजेनेसिस। कम संक्रमण से कोई गंभीर लक्षण उत्पन्न नहीं होते। इसके कारण फाइलेरिया, ज्वर, मानसिक मंदता यानी कि मेंटल डिप्रेशन, सिर दर्द इत्यादि हो सकते हैं। तो ये इसके लक्षण हैं। परंतु जब संक्रमण अधिक हो जाता है तो लसिका ग्रंथियां और वाहिनियों में जीवित और मृत कृमि इकट्ठे हो जाते हैं। इससे लसिका वाहिनियां और ग्रंथियां अवरुद्ध हो जाती हैं और अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें फिलीपाम, जिसको हाथी पाम कहते हैं, वो रोग हो जाता है। इससे शरीर का प्रभावित भाग अत्यंत सूज जाता है। इस रोग में लसिका अवरोध के कारण लसिका परिभ्रमण तंत्र में न पहुंचकर आगे या अंगों में ही इकट्ठा होता रहता है, जिससे वे सूज जाते हैं और आश्चर्यजनक अनुपात में वृद्धि हो जाती है, यानी कि पैर या टांग का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस दशा को लिम्फेडेमा कहते हैं। सामान्यतः पैरों का निचला भाग, नर में स्क्रोटम, पैर तथा स्तन ग्रंथियां प्रभावित होती हैं। इसके अलावा लसिका वाहिनियां और ग्रंथियों में सूजन आ जाने के कारण
अन्य भी कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। गंभीर अवस्था में प्रभावित अंगों में अपसामान्य योजी ऊतक का निर्माण हो जाता है, जिससे और अधिक जटिलता उत्पन्न हो जाती है। तो ये रोग है, यानी कि जो पैर वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाते हैं। थेरेपी एंड कंट्रोल। तो अभी तक इसकी कोई उपयुक्त या संतोषजनक चिकित्सा ज्ञात नहीं हो सकी है। हाइड्रोजन और एंटीमनी तथा आर्सेनिक के यौगिकों के प्रयोग से परिभ्रमण में होने वाले सूक्ष्म फाइलेरियाई का उन्मूलन करके इसके संक्रमण को कम या समाप्त किया जा सकता है। मेल डब्ल्यू तथा पैरा मिलेमिनिल फिनाइल स्टिबोनेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमएसबी, विशेष रूप से प्रभावी औषधि है। ये एक दवाई का नाम है। मच्छरों से सुरक्षा रखना इस रोग से बचने का प्रमुख उपाय है, क्योंकि मच्छर ये रोग फैलाते हैं, तो मच्छरों से बचकर इस रोग से बचा जा सकता है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगली क्लास में करेंगे कोई दूसरा टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।